नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो हमारी बहुत सारी वीडियोस जो हम कोशिश कर रहे हैं, जो आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं कि आपके लिए एक बहुत बढ़िया बेस प्रिपरेशन करें, एक नॉलेज बेस प्रिपरेशन करें आपके लिए, जिससे कि एक फॉर्म भरने से पहले, एप्लीकेशन करने से पहले आपको एक एक चीज़ की क्लियरिटी हो जाए। क्योंकि इसमें बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं, बहुत टाइप के रिटेल आउटलेट हैं, उनके लिए अलग अलग अपेंडिक्स हैं, उनके लिए अलग अलग टाइप के डॉक्यूमेंट्स हैं। तो आपका फंडामेंटल बहुत क्लियर होना चाहिए। दिस इज़ जस्ट लाइक फ्रेंड्स कि जैसे हम किसी एग्ज़ाम में जाते हैं, उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं, वैसे ही आपको जो है इनकी प्रिपरेशन करनी है। आपको इसके सारे फंडामेंटल्स क्लियर होने चाहिए। किस एफिडेविट को कहाँ लगाना है, उसके लिए क्या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है, और आपको किस तरह की तैयारी करनी है बेसिकली एप्लीकेशन भरते से समय, जिसमें कोई उसमें गलती ना हो आपसे। तो इसका बहुत ध्यान रखिएगा। लास्ट टाइम आप लोगों ने बहुत सारी गलतियां की हैं, जो कि मुझे लगता है आपको समझ में आ भी गई होंगी। डॉक्यूमेंटेशन की डेट में गलतियां, डॉक्यूमेंटेशन अटैच करने में गलतियां, डॉक्यूमेंट्स का बेस प्रिपरेशन करने में गलतियां, साइट सिलेक्शन में गलतियां, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ना पूरा होना, शॉर्टकमिंग्स। तो इस तरह की बहुत सारी शॉर्टकमिंग्स थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग सक्सेसफुल नहीं हो पाए। तो जो दोस्तों हम लोग जो वीडियोस आपको दे रहे हैं, बेसिकली आपका प्रिपरेशन कर रहे हैं। दिस इज़ लाइक दैट कि आप कभी कहीं घूमने जाते हैं, अब्रॉड जाते हैं, तो आप उसका बहुत सारा प्रिपरेशन करते हैं। एक बहुत सारा आप एक मेथोडिकल वे में उसकी प्लानिंग करते हैं कि कैसे जाना है, कब क्या पहनना है, कैसे क्या तैयारी करनी है। उसी तरीके से दोस्तों आपको फॉर्म भरने से पहले अपने आप को तैयार करना है, मेंटली तैयार करना है, फिजिकली तैयार करना है। और इस बार आप लोगों को जो है सक्सेसफुल होना है, ये प्रॉमिस भी आप लोगों ने हमसे करना है। तभी हमारे इतने वीडियो बनाने का और मेहनत करने का फ़ायदा है। पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे रैपिड फायर सेक्शंस की, कि आपको बहुत सारी वीडियो इनसाइट्स बनाने के लिए मिलेंगी। तो उसी में नेक्स्ट इनसाइट्स की वीडियो है, इनसाइट्स 5 के नाम से, जिसमें हम बात करेंगे कि रिज़र्व कैटेगरी में जो हमारी एप्लीकेंट हैं, कंबाइंड कैटेगरीज़ की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे जो हैं हमारे SC ST कैटेगरी CFS वाले हैं। CC1 कैटेगरी में हमारे पास जो हैं डिफेंस पर्सनल्स हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ हैं। और हमारे पास जो CC1 कैटेगरी है, कंबाइंड CC1 की बात हो रही है। इस तरीके से हमारे पास जो रिज़र्व कैटेगरी है, जिसमें रिजर्वेशन की हमने बात की थी अपनी पहली वीडियो में, हमारे पास जो CC2 कैटेगरी है, कंबाइंड कैटेगरी नंबर 2, उसमें हमारे पास आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स के जो लोग हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, और जो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ के लोग हैं, उनके हम रिजर्वेशंस की बात करेंगे। फिजिकली हैंडीकैप्ड की बात करेंगे। OBCs में उनका क्या रिजर्वेशन, उनके लिए क्या क्या हमें जो है सपोर्टिंग एफिडेविट चाहिए, उनकी बात करेंगे। और हम इसमें बात करेंगे कि जो हमारे ST कैटेगरीज़ हैं, उनके लिए जो रिजर्वेशंस हैं, उनमें क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। हम इसमें बात करेंगे फ्रीडम फाइटर्स की बात हो गई, स्पोर्ट्स कोटे की बात हो गई, जो हमारे SKO डीलर हैं, उनके लिए क्या कंप्लायंसेस होनी चाहिए। हम इसमें बात करेंगे कि जो नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स हैं, जिनको हम एंटिटीज़ बोलते हैं, चाहे पार्टनरशिप फर्म्स हों, कंपनीज़ हों, उनको किस तरह का डॉक्यूमेंटेशन करना है। तो इस वीडियो में हम उनकी बात करेंगे, सो दैट आपको पूरी क्लियरिटी हो जाए। क्योंकि बहुत से लोग पार्टनरशिप पे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बहुत से लोग ये क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि किस तरीके से हम दूसरों के साथ ज्वाइन करके हम आगे बढ़ सकते हैं, पार्टनरशिप कैसे करें, हम कंपनीज़ के साथ कैसे जा सकते हैं, या हम सोसाइटीज़ हैं, क्या सोसाइटी में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सारे के सारे प्रोविज़न हैं दोस्तों ब्रोशर में, पर उनके कंप्लायंसेस क्या हैं, उनकी स्टेचुअरी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आपका बेस अच्छा होगा दोस्तों, तो आपको कोई भी आदमी जो है हरा नहीं पाएगा, आपसे कहीं चूक नहीं हो पाएगी। तो सारी वीडियोस को बहुत ध्यान से देखिए, फास्ट फॉरवर्ड मत करिएगा। आपको समझा रहा हूँ, अपने माइंडसेट को थोड़ा चेंज कर लीजिए। जब तक एप्लीकेशन नहीं बढ़ जाती, उसके बाद आप जैसा चाहें कर लीजिए। एप्लीकेशन के बाद, एप्लीकेशन तक बेसिकली यू हैव टू बी वेरी कॉशियस एंड यू हैव टू बी वेल अवेयर अबाउट द डॉक्यूमेंटेशन। ऐसा मेरा आपको जो है एडवाइस है और सलाह है। तो बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे मेरे साथ। मैं आर्किटेक्ट प्रदीप करबंदा, ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ सन की डिज़ाइनर। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे कि जो हमारे पास कंबाइंड कैटेगरी CC1 के रिजर्वेशंस हैं, CC2 के रिजर्वेशंस हैं,
हमारे पास और जो रिज़र्व कैटेगरीज़ हैं जिसमें कुछ परसेंटेज रिज़र्व है, उनके डॉक्यूमेंटेशन की बात करेंगे, क्योंकि उनके लिए कुछ ना कुछ, क्योंकि वो कुछ ना कुछ प्रिविलेजेस ले रहे हैं, रिज़र्व कैटेगरी में आ रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रायोरिटी सेक्टर में वो आ रहे हैं, तो उनको लिए कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंटेशन उनको देना पड़ेगा, एफिडेविट देने पड़ेंगे उनको, कुछ सेपरेट कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे जो हमारी ओपन कैटेगरी है उनसे। तो हम एक एक चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं और फिर दोस्तों आगे बढ़ते हैं इसमें, जिसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक वो है, आपको सारी इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं कि बेसिकली जो हमारी रिज़र्वेशन वाली कैटेगरीज़ हैं, जैसे हम बात करें हमारे परसेंटेज रिज़र्वेशन की हम बात कर रहे थे, हमारे जो कंबाइंड कैटेगरी है CC1 में, उसमें हमारे पास SC ST का रिज़र्वेशन है, OBC का रिज़र्वेशन है, ओपन की जो है अपने आप में एक 4% का जो है इसमें है जब CC1 की बात करें, और CC2 की जब हम बात करें कंबाइंड कैटेगरी की, जिसमें हमारे आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी के लोग हैं, तो ये इनका जो रिज़र्वेशन है, दूसरा कैटेगरी जिसमें हैंडीकैप्ड है, SC STs है, OBC है। तो अगर हम इनके परसेंटेज की बात करें तो जो ये रिज़र्वेशन ले रहे हैं दोस्तों, इनका कुछ ना कुछ सेपरेट डॉक्यूमेंटेशन होना बहुत ज़रूरी है। इनको कुछ सेपरेट अपेंडिक्स देने हैं, कुछ इनको सेपरेट एक्रेडिशन देने हैं, कन्फर्मेशन देने हैं। जैसे SC ST की हम बात कर रहे थे, अरुणाचल, मध्य प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, तो इनको भी कुछ ना कुछ एक्रेडिशंस देने हैं, राइट। तो उनके लिए क्या हमें फॉर्मेट देने हैं, क्या अपेंडिक्स देने हैं, उसका हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। अगर वो अपेंडिक्स सही नहीं होंगे तो इसमें बहुत सारे इश्यूज़ हो जाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। तो हम बात करते हैं इसमें कि जो हमारे अपेंडिक्स हैं, चलिए हम उन पे चलते हैं जिससे कि आपको क्लैरिटी आ जाए, राइट। ये सब हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ग्रुप्स डिस्कस कर चुके हैं, A B जो क्लास A और B है हम उसको डिस्कस कर चुके हैं, फैमिली डिस्कस कर चुके हैं। अब हमारे पास जो सिचुएशन आती है दोस्तों वो आ जाती है, मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ इसको मॉनिटर को, क्योंकि आप जो है पूरा समझ पाएँ, को रिलेट कर पाएँ जब भी आप ब्रोशर को देखें कि किस तरीके से हमें जो है इसमें से लेना है, राइट। तो अब हम इसमें आते हैं, जो प्रायोरिटी सेक्टर है हमारे, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, 6 की बात कर रहे हैं, 7th की बात कर रहे हैं, स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग इन डिफरेंट रिजर्व कैटेगरी इज़ एज अंडर। तो जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्ड है दोस्तों कैटेगरी SCs STs वाली, जो कैंडिडेट्स SCs ST को बिलोंग करते हैं, वो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविज़न किए गए हैं उनके हिसाब से होना चाहिए। इसमें एक सर्टिफिकेट उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से देना है कि वो SC ST कैटेगरी में आते हैं। साथ में इनका एक ऑब्लिगेशन है कि SC ST कैटेगरी में आते हैं, इनको अपेंडिक्स 6 देना है, इसका बहुत ध्यान रखिएगा। वेयर एवर एप्लीकेबल द एप्लीकेंट हैज़ टू सबमिट कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, ये भी उनको देना है, ठीक है। SC ST का क्लियर हो गया, अपेंडिक्स 6 चाहिए, प्लस उनका कॉन्स्टिट्यूशनल जो है वो रिकॉग्निशन होना चाहिए। हम आते हैं अदर बैकवर्ड क्लासेस में, जो कैंडिडेट्स हमारे अदर OBC कैटेगरी के अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान हो, या कंसर्न स्टेट अगर उनको OBC डिक्लेयर कर देती है, बहुत जगह पे जो स्टेट्स हैं उन्होंने भी OBC कैटेगरी अपनी अपनी स्टेट में डाली हुई है। उस केस में जो है कैंडिडेट को जैसे ही ऑयल कंपनी एडवाइस करेगी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से एक इशू किया हुआ जो है एक सर्टिफिकेशन देना होगा कि OBC क्लास में वो आते हैं। एक उसमें जो है गज़ट नोटिफिकेशन करती हैं जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है, जब भी ऐसी कास्ट होती हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको इसका वो नोटिफिकेशन के हिसाब से देना पड़ेगा। OBC जो हमारे कैटेगरी है उसमें इनको जो है 7A देना है, राइट। और इनको एक अंडरटेकिंग भी देनी है साथ ही में, इट इज़ कंपलसरी मैंडेटरी, इनको 7th B में एक अंडरटेकिंग भी देनी है। तो मेरे को लगता है क्लियर हो रहा होगा। अगर OBC कैटेगरी में है तो इनका गज़ट नोटिफिकेशन होना चाहिए, चाहे स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इनको अपेंडिक्स 7A देना है, अपेंडिक्स 7B देना है, दोनों कंपलसरी हैं। द डेट ऑफ अंडरटेकिंग जो है, जो 7th B में अंडरटेकिंग देंगे, क्योंकि ये नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, ये एक अंडरटेकिंग है, राइट, OBC कैटेगरी में है और उस स्टेट में नॉन क्रीमी लेयर इनका स्टेटस है। जिस डेट को देंगे उस डेट में जो है इनका OBC स्टेटस जो है वो रिकॉग्नाइज़ करेगी, जो हमारी ऑयल कंपनी है वो इसको रिकॉग्नाइज़ करेगी। तो 7A एंड 7B फॉर OBC। जो डिफेंस कैटेगरी के लोग हैं उन पे हम आ जाते हैं। डिफेंस मींस पर्सनल आर्म फोर्सेस, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स विल कवर द विडोज़, जो इनकी विडोज़ हैं, डिपेंडेंट्स हैं, आर्म फोर्सेस वाले जो वॉर में डाइड हो गए उनके डिपेंडेंट्स हैं, या जिनके बॉडी में बहुत ही मेजर लॉसेस हो गए हैं, डिसेबल्ड हो गए हैं। और ये जो है जो एबल बॉडी हमारे एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए भी एप्लीकेबल है। तो बहुत से लोग दोस्तों एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि मैं आर्मी में काम करता हूं, मैं अप्लाई कर सकता हूं? आप नहीं कर सकते हैं अनटिल आप डिफेंस से रिटायर्ड हुए हों,
या आप डिफेंस में किसी इन रीजन्स की वजह से जो है आपने वॉर्स में कहीं पे अपनी जान दी हो, या आप डिसेबल हुए हों, या एक्स सर्विसमैन हो, इस तरीके से आप कर सकते हैं। कैंडिडेट अप्लाइंग इन दिस कैटेगरी अंडर 1 and 2 अबव वुड बी रिक्वायर्ड टू सबमिट। ऑयल कंपनी जब भी एडवाइस करेगी तो इनको जो हमारे डायरेक्टर जनरेट ऑफ रीसेटलमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उनसे कि इनको जो है एक इनको उसमें एक सर्टिफिकेट ला करके देना होगा, और ये जो है बहुत उनके लिए कंपलसरी होगा कि उसको ला के दें, राइट। तो इसमें जो रिटायर हो गए हैं उनको डिस्चार्ज और पेंशन ऑर्डर देना पड़ेगा। तो मेरे को लगता है बहुत क्लियर होना चाहिए आपको ये। इनको कोई अपेंडिक्स नहीं देनी, इनको जो है डायरेक्टर जनरल रीसेटलमेंट मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से जो है ला करके इनको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का अपना सर्टिफिकेट देना है, प्लस इनको जो है पेंशन ऑर्डर की अगर रिटायर्ड हो गए तो एक कॉपी देनी है। अब जो हमारे पैरा मिलिट्री फोर्सेज वाले उनकी हम बात करें और पब्लिक सेक्टर के पर्सनल हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो जो डिफरेंट गवर्नमेंट के एम्प्लॉई हैं उनके लिए भी जो इसमें एक प्रिविलेजेस हैं या उनके लिए भी रिजर्वेशन है। जो इनकैपेसिटेटेड हो गए हों, डिसेबल्ड हो गए हों, परफॉर्मिंग ऑफिशियल ड्यूटी पे कोई उनको इंजरी हो गई हो जो है, और वो किसी तरह की कैटेगरी में हो, डेथ हो गई हो उनकी, या डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज़ में उनकी जो विडोज़ हैं, डिपेंडेंट हैं, वो एलिजिबल होंगे इस केस में दोस्तों, राइट। तो इस केस में जो कैटेगरी में लोग होंगे, जब उनको ऑयल कंपनी एडवाइस करेगी तो उनको रिलेवेंट सर्टिफिकेट देना पड़ेगा 8A में। अपना जो ऑफिसर्स है नॉट बिलो द रैंक ऑफ अंडर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट फॉर पर्सनल एंड सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट, तो जो सेक्रेटरी है उससे नीचे का अधिकारी होना चाहिए। एक इनको अपेंडिक्स 8 भर के देनी है। रिलेवेंट सर्टिफिकेट एज पर अपेंडिक्स 8 जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, चाहे वो HR डिपार्टमेंट हो, पब्लिक अंडर टेकिंग का, सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का, जो भी होगा उसको अपेंडिक्स 8 के हिसाब से जो है इनको कंसर्न जो है वो डॉक्यूमेंटेशन करना है। जो रिलेवेंट सर्टिफिकेट होंगे इसमें अपेंडिक्स 8 में हम देखेंगे उनको कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा वो इनको साइन करके देने पड़ेंगे पैरामिलिट्री फोर्सेस वालों को। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले हैं दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप नोट कर रहे होंगे कि किस कैटेगरी में कौन सा सर्टिफिकेट लगना है, कौन सा अपेंडिक्स लगना है, किसकी ज़रूरत है। जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होंगे दोस्तों, वो एक क्राइटेरिया ये ज़रूर फुलफ़िल करना चाहिए, वो जो राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 है, जो गजट नोटिफिकेशन है 2017 का, उसके अंडर इनमें जो है मिनिमम डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी जो है 40% होनी चाहिए। अगर 40% से कम है तो ये जो है उसमें एलिजिबल नहीं होंगे, फिजिकली हैंडीकैप नहीं माने जाएंगे। इन केस ऑफ एम्प्यूटेशन एंड परमानेंट एनालिसिस ऑफ लिम्ब, पैरालिसिस ऑफ लिम्ब, a dwarfism and the case of blindness, candidate applying for the location reserved PH category will be required to submit। अगर इस तरह की सिचुएशन होती है तो उनको एक जो है 9A इनको जो है एक अपेंडिक्स देनी है, राइट। और मल्टीपल डिसेबिलिटी हो, कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द लोकेशन रिजर्व फॉर PH कैटेगरी विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट 9B भी इनको देना है अगर मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ हैं इसमें से, तो 9A 9B दोनों इनके लिए एप्लीकेबल होंगी। डिसेबिलिटीज़ जो अपेंडिक्स 9A और 9B में कवर्ड नहीं है पर PH कैटेगरी में आते हैं तो उनको सबमिट करना पड़ेगा 9C, राइट। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एज पर 9A, 9B एंड 9C शुड बी इशूड बाय द नोटिफाइड मेडिकल अथॉरिटी, मेडिकल बोर्ड ड्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एज पर द गजट ऑफ इंडिया एक्स्ट्रॉर्डनरी न्यू दिल्ली नंबर 489 डेटेड 15/6/2017, राइट। इन केस डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जो इनका अपेंडिक्स 9C है, मेडिकल अथॉरिटी है, who is not a government servant, the certificate will be considered as valid if the same also countersigned by the chief medical officers। अगर कोई ऐसी मेडिकल अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, अगर वो उसको ऑथोराइज कर देती है, अपेंडिक्स 9C की बात कर रहे हैं, अगर उसको काउंटर साइन कर देता है चीफ मेडिकल ऑफिसर, मेडिकल सुपरिटेंडेंट, हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसर, तो वो भी इस कैटेगरी में जो है माने जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए इसमें अपेंडिक्स 9A, 9B, 9C जो है वो एप्लीकेबल होंगी इन द केस ऑफ फिजिकली हैंडीकैप। हम आते हैं दोस्तों आउटस्टैंडिंग स्पोर्ट्स पर्सन पे। अर्जुन अवार्डी, खेल रत्न अवार्डी, विनर्स ऑफ मेडल्स ऑफ ओलंपिक, एशियन, कॉमनवेल्थ गेम रिकॉग्नाइज वर्ल्ड चैंपियन, फर्स्ट पोजीशन होल्डर्स ऑफ रिकॉग्नाइज नेशनल चैंपियनशिप्स हेल्ड फॉर द सीनियर लेवल मैन एंड वुमेन। कैंडिडेट जो इस कैटेगरी में अप्लाई करेंगे उन्हें ऑयल कंपनी जैसे ही इंस्ट्रक्शंस देगी तो उनको रिकॉग्नाइज नेशनल फेडरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गेनाइजिंग नेशनल चैम्पियनशिप्स, जो यूथ अफेयर्स हैं, स्पोर्ट्स अथॉरिटीज़ हैं, उनके द्वारा जो है इनको एक ला करके सर्टिफिकेट ला करके देना होगा। फ्रीडम फाइटर दोस्तों वो है जब ऑयल कंपनी उनको एडवाइस करेगी तो उनको एक ताम्रपत्र जो मिलता है, अटेस्टेड कॉपी ऑफ पेंशन ऑर्डर इशूड बाय द अकाउंटेंट जनरल इन परसुएंस ऑफ द सैंक्शन लेटर
फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड देन हैविंग फ्रीडम फाइटर्स, राइट। उनको जब ताम्रपत्र होना चाहिए उनके पास, ये मिनिस्ट्री ऑफ जो होम अफेयर्स है उनके द्वारा ऑथराइज है, उनको एक लेटर होना चाहिए, उनके द्वारा पेंशन्स के ऑर्डर होने चाहिए। तो दोस्तों ये आपको पता चल गया होगा कि फ्रीडम फाइटर्स, और मैं इनको कोई अपेंडिक्स नहीं भरना, बस इनको ला करके जो अपने कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, उनसे ला करके इनको एक सर्टिफिकेट ला करके देना है, प्लस पेंशन्स के ऑर्डर ला के देना है, ताम्रपत्र इनको मिला होना चाहिए, राइट। अच्छा, अगर इन केस आप पार्टनरशिप में अप्लाई कर रहे हैं तो ईच पार्टनर्स को जो है इंडिविजुअली एलिजिबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक पार्टनर जो है एलिजिबल है और दूसरा एलिजिबल नहीं है। आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, ओबीसी कैटेगरी में एडवर्टीजमेंट निकला है, मैं जनरल कैटेगरी का हूँ, मैं उसके साथ पार्टनरशिप कर लूँ? नहीं कर सकते हैं अगर आप ओबीसी का रिजर्वेशन का बेनिफिट ले रहे हैं, बिकॉज दोनों में वो क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, ये आपको इसमें क्लियर हो जाना चाहिए। हाउएवर द लैंड ओन बाय पार्टनर विल बी ट्रीटेड एज ओन बाय द प्रपोज्ड फॉर्म। दोनों को अलग अलग एलिजिबल होना चाहिए, दोनों को अलग अलग जो इसमें फॉर्म भरना चाहिए, और दोनों को जो प्रपोज फॉर्म है बेसिकली माना जाएगा कि वो एलिजिबिलिटी उसकी देखी जाएगी। ईच पार्टनर शुड सबमिट ए सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द सेपरेट नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फ़ी। दोनों को दोस्तों फीस देनी है, दोनों को अलग अलग फॉर्म भरना है। बाद में जो है, क्योंकि एक ही लैंड पे होंगे तो बाद में वो जो है उनको क्लब कर दिया जाएगा अगर वो पार्टनरशिप में है, और जो है उनको जो है एक प्रपोज पार्टनरशिप डीड है वो उनको सबमिट करनी पड़ेगी। मुझे लगता है इसमें बहुत क्लियरिटी आ रही होगी आपको। स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर एग्जिस्टिंग एसकेओ डीलर्स ऑफ ओएमसी। जो एग्जिस्टिंग एसकेओ डीलर्स हैं ओएमसी के, इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप्स फॉर्म्स हैं, वो भी एलिजिबल होंगे एज स्पेसिफाइड अबव कैन अप्लाई फॉर आरओ डीलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं ऑन फुलफिलिंग द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट। जो एसकेओ डीलर्स हैं ऑयल कंपनीज़ के, ऑयल मार्केटिंग कंपनी के, उनका जो एलोकेशन है वो 75 किलो लीटर से लेस होना चाहिए पर मंथ। अगर वो इससे कम है, इमीडिएट जो 12 महीने निकल गए हैं दोस्तों जो अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले के, वही एलिजिबल होंगे। इसमें उनको प्रूफ देना पड़ेगा स्टेट गवर्नमेंट से या एलोकेटिंग अथॉरिटी से, चाहे वो टेरिटरी हो, रीजनल मैनेजर हो, पीएसयूज़ हो ऑयल कंपनी की, कि उन्होंने जो एडवाइस देनी पड़ेगी कि उनको भी पे एप्लीकेबल है, उन्होंने इससे कम जो है वो एसकेओ उठाया तभी एलिजिबल होंगे, बिकॉज इसमें वो नॉन वायबल हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, इसलिए वो एलिजिबल होंगे। इन केस ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एसक्यू, अगर इन केस मान लीजिए एसको डीलरशिप उससे ज़्यादा बेच रहा है तो उसको सरेंडर करनी पड़ेगी डीलरशिप प्रायर टू इशुएंस ऑफ लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट फॉर आरओ डीलरशिप। उसको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है बेसिकली उससे पहले जो अपनी डीलरशिप जो है एसक्यू वाले को सरेंडर करनी पड़ेगी, और उसके पास है। इन केस अगर वो बी साइट है, उनके पास एसको डीलरशिप की बी साइट में आरओ डीलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो वो एलिजिबल होंगे आरओ डीलरशिप के लिए। उस केस में जो है द एसक्यू डीलर शुड नॉट हैव बीन पेनलाइज फॉर वायलेटिंग द मार्केटिंग डिसिप्लिन गाइडलाइन फॉर द लास्ट ईयर। पर उसमें कंडीशन ये होगी दोस्तों कि उसने 5 साल में कहीं पे कोई मार्केट की जो डिसिप्लिन की गाइडलाइंस है उनको वायलेट ना किया हो, उसके अगेंस्ट कोई पेनल एक्शन पेंडिंग ना हो, उसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन पेंडिंग ना हो, उसके अगेंस्ट जो है डीलरशिप एग्रीमेंट का कोई वॉलेशन ना हो, कोरोसिन कंट्रोल ऑर्डर या इसमें ना लगा हो, उसने सारी डिसिप्लिन की गाइडलाइंस की हों। इट मीन्स जो बी साइट वाले एसक्यू डीलर हैं वो अप्लाई कर सकते हैं बी साइट में आरओ में, राइट। तो उनके पास उनके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है दोस्तों बहुत क्लियरिटी आपको आ रही होगी, राइट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एज एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स पार्टनरशिप फॉर्म्स एप्लीकेंट। जो हमारा इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स के लिए एप्लीकेबल होगा, जो क्राइटेरिया पार्टनरशिप फॉर्म के होगा, वही हमारा एसकेओ डीलर्स के लिए एप्लीकेबल होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। जो प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट होंगे दोस्तों, उनको जो है अपना जब वो उनको एक कंफर्मेशन आ जाएगा सेलेक्ट हो गए हैं, सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को उनके पोजेशंस में होने चाहिए वैलिड डेट ऑफ एप्लीकेशन के समय में। सर्टिफिकेट जो उनको डायरेक्टर जनरल ऑफ रीसेटलमेंट डीजीआर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के केस में, डिफेंस पर्सनल के केस में, एंड कास्ट सर्टिफिकेट एसटी ओबीसी कैन बी ऑफ द डेट आफ्टर द डेट ऑफ एप्लीकेशन बट शुड बी सबमिटेड विद इन 10 डेज एट द इंटीमेशन ऑफ। तो इसमें जो ये सर्टिफिकेट इशू करेंगे दोस्तों, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके पास उसी डेट का हो, ये जो है 10 दिन के बाद भी दे सकते हैं डेट ऑफ एप्लीकेशन के बाद, राइट। जो भी ऑयल कंपनी इनसे इंटीमेशन देती है तो इनको देना पड़ेगा 10 दिन के बाद में। और क्योंकि जो डिक्लेरेशन दे रहे हैं दोस्तों वो उसी समय देना पड़ेगा, क्योंकि उसी दिन से, उसी डेट से, एप्लीकेशन की डेट के पहले होना चाहिए, वहीं से रिकॉन होगा ये। कास्ट वैलिडेट सर्टिफिकेट्स एज रिक्वायर्ड द सेम शैल बी सबमिटेड बाय द प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट विद इन एडिशनल 10 डेज़ के अंदर जो है उनको देना पड़ेगा। किसी भी प्रॉपर
जो उनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उनसे सर्टिफाइड देना पड़ेगा इनको, जो अगर ऑयल कंपनी जब मांगती है। नॉट इन द अगर कोई गिवन फॉर्मेट में जो उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दिया है तो एप्लीकेंट वुड नॉट बी मेड इनएलिजिबल इफ़ ही कंटेंट्स एज पर एमसी। अगर उसके मान लीजिए फॉर्मेट सेम नहीं है, प्लस जो मैटर है, जो कंटेंट है, जो उसका मर्म आ रहा है, अगर उस सर्टिफिकेट का अगर वो सेम आता है तो इनएलिजिबल उसको नहीं किया जाएगा। उसको ये नहीं कहा जाएगा कि आप इसी हमारे फॉर्मेट में लेके आइए, मतलब उसी अपेंडिक्स में लेके आइए, बट कंटेंट वही होना चाहिए घुमा फिरा करके, राइट। द एप्लीकेबल सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स ऑफ एलिजिबिलिटी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वुड बी रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड प्रोविजनली सिलेक्टेड। तो ये मैंने आपको पहले बता दिया, 10 दिन के अंदर जो है ड्राफ्ट लॉट या बिडिंग प्रोसेस के अंदर अंदर कोई अगर मांगा जाता है तो आपको 10 दिन के अंदर ला के देना पड़ेगा। एडिशनल 10 days टाइम शेल बी गिवन in case the provisionally selected candidate fails to submit the applicable certificates and documents। अगर आप applicable documents और certificate 10 दिन के अंदर नहीं दे पाते हैं तो जो कैंडिडेट है उसको 10 दिन का और टाइम दिया जाएगा, लास्ट इंटीमेशन दी जाएगी। अगर वो फिर भी नहीं देता तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा और सारी इंटीमेशन SMS और ईमेल के थ्रू दी जाएगी, यानी कि उनको मैक्सिमम 20 days का टाइम दिया जा सकता है। द प्रोविजनली सेलेक्टेड कैंडिडेट वुड बी गिवन अपॉर्चुनिटी टू प्रोवाइड द रेक्टिफाइड करेक्टेड डॉक्यूमेंट। मान लीजिए कोई डॉक्यूमेंट में कोई डिफिशियंसी है, प्रॉपर नहीं, तो उसे 21 दिन का टाइम दिया जाएगा 21 days का, कि वो जा करके उसको करेक्ट करा ले। अगर वो 21 days में नहीं करता तो उसकी एप्लीकेशन जो है रिजेक्ट कर दी जाएगी, उसके एप्लीकेशन को कंसीडर नहीं करेंगे और ईमेल और SMS के द्वारा ही उसको इंटीमेशन दी जाएगी, राइट। अगर लोकेशंस SC और ST कैटेगरी में है, इन केस में कहीं नॉन रेक्टिफिकेशन होता है या वो सबमिशन का डॉक्यूमेंट्स का सबमिशन टाइमली नहीं कर पाता है, इस केस में जो है अगर वो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 में है तो उसको ग्रुप 3 में भेज दिया जाएगा। अगर वो ओरिजिनली ग्रुप 3 में है तो उसको फिर रिजेक्ट कर दिया जाएगा, यानी कि ग्रुप 1 ग्रुप 2 वाले को ग्रुप 3 में लाया जाएगा। अगर वो ऑलरेडी ग्रुप 3 में अप्लाई किया है फिर भी उसमें कुछ डिफिशियंसी है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसको अनक्वालिफाइड कर दिया जाएगा। दिस इज रिगार्डिंग SC ST कैंडिडेट। इन केस द चेंज ऑफ द नेम ऑफ द एप्लीकेंट द रिलेवेंट गजेट नोटिफिकेशन इन सब, अगर कोई मान लीजिए किसी का नाम चेंज हुआ, जिसकी मैं बात कर रहा था कि नाम वगैरह वही होना चाहिए, तो रिलेवेंट गजेट नोटिफिकेशन जो है उनको सपोर्ट में लाना पड़ेगा ऑयल मार्केटिंग जब भी मांगेगी, राइट। अगर मान लीजिए कोई फीमेल है, उसका कोई नाम चेंज हो गया है मैरिज की वजह से, तो उसको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, जो इसमें ये कह रहे 10A देना पड़ेगा, कंटेनिंग क्लास जो सफिशिएंट होगा, क्योंकि मैरिज के बाद जो हमारे उसमें जो है उनका नाम चेंज हो जाता है, सरनेम चेंज हो जाता है, कुछ लोग के नाम भी चेंज हो जाते हैं, तो उसमें अपेंडिक्स 10A जो है ना वो सर्व करेगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज़ जो हैं दोस्तों, उसमें वो गवर्निंग जो उनकी नॉन इंडिविजुअल एंटिटी एप्लीकेंट्स मींस गवर्नमेंट बॉडीज़ अप्लाई कर सकती हैं, एजेंसीज, सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 or cooperative society act as enacted by the concerned state, charitable trust registered with charity commissioner, respective state governments, company formed under the companies act में जो कंपनीज़ हैं, चाहे वो 1956 में हो, 2013 की उसमें हो, जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ हैं उनको एंटिटीज़ की बात किया जाता है। नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई अंडर ओपन कैटेगरी एक्सेप्ट प्राइमरी, जो हमारे PACs वाले हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी वाले हैं, क्योंकि ये भी एक सोसाइटी है, इनको रिजर्वेशन दिया गया है, इनके लिए कोई रिजर्वेशन है, लेकिन बाकी जितने भी हमारे एंटिटीज़ हैं नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेंट, केवल ओपन कैटेगरी में अप्लाई कर सकते हैं, राइट। मेरे को लगता है क्लियरिटी आ रही है कि इनका रेजिडेंशियल स्टेटस जो है, जो रजिस्टर्ड होगी एंटिटी का रेजिडेंशियल स्टेटस वही माना जाएगा, वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए इंडिया में। एज डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इन कॉर्पोरेशन ऑफ द फर्म, मिनिमम 3 साल पहले का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए दोस्तों डेट ऑफ एप्लीकेशन से, चाहे वो फर्म हो, चाहे वो हमारी जो है कंपनी हो, चाहे वो सोसाइटी हो। अगर 3 साल से कम है दोस्तों तो उसको जो है उसकी एज नहीं मानी जाएगी, इतना एज है माना जाएगा, मिनिमम एज चाहिए। लैंड, विद रिगार्ड टू लैंड ऑल कंडीशंस कवर्ड फॉर इंडिविजुअल्स अप्लाइंग एक्सेप्ट द क्लॉज, दो अदर वर्ड्स द ऑफर्ड लैंड शुड बी ओन बाय द, तो इसमें दोस्तों जो है ना इनको दे कैन अप्लाई एज एन ओपन कैटेगरी, और वो जो लैंड जो होगी ना, जो लैंड ओनर है वो फैमिली मेम्बर्स के नाम से नहीं होनी चाहिए, वो कंपनी के नाम से होना चाहिए, राइट। तो इसमें ये बहुत क्लियरिटी आती है। द ऑफर्ड लैंड शुड आइदर बी ओन्ड और ऑन लीज इन द नेम ऑफ एंटिटी के नाम से होना चाहिए, यानी किसी इंडिविजुअल के नाम से होगा। फॉर ग्रुप 1
ग्रुप 1 में तभी कर सकते हैं जब उनके नाम से होगी, और ग्रुप 2 में जो है अगर फॉर्म ऑफर होगा उस एंटिटी के नाम से, यानी कि किसी नॉन किसी उससे ऑफर होगा कि भाई हम इसको दे देंगे, उसमें ग्रुप 2 में कर सकते हैं। जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, उनको जो है प्रॉफिट होना चाहिए। जो 3 साल की बैलेंस शीट देखी जाएंगी, चार्टर्ड अकाउंटेंट उसको सर्टिफिकेट करेगा, ये एप्लीकेबल उनके लिए होना चाहिए। अगर वो प्रॉफिटेबल नहीं है तो दे विल नॉट बी एलिजिबल, ये बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये उसकी फाइनेंशियल कैपेसिटी की दोस्तों बात हो रही है। लेकिन ये जो क्लास प्रॉफिट वाला है, ये जो हमारी PACs हैं, प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं, उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। इट मीन्स अगर वो लॉस में है तो वो भी अप्लाई कर सकती हैं, राइट। अभी स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग इन रिजर्व कैटेगरी ओपन CC2 इज़ एज अंडर। जो हमारे पास प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ है, PACs हैं, उनको जो है जब ऑयल कंपनी एडवाइस करेगी तो रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा, जो कोऑपरेटिव का एक्ट है उसके लिए जो देना पड़ेगा, नॉन इंडिविजुअल एंटिटी की तरह से। नॉन इंडिविजुअल एंटिटीज़ अप्लाइंग फॉर द डीलरशिप, जो लैंड की रिक्वायरमेंट है दोस्तों वही होंगी जो इंडिविजुअल एप्लीकेंट के लिए, ऐसा नहीं उनके लिए कोई स्पेसिफिक होंगी। अगर वो उसको क्वालिफाई नहीं करेंगी तो उस केस में जो है वो डिस्क्वालीफाई मानी जाएगा, डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। लैंड जो है बेसिकली वो एंटिटी के नाम से होना चाहिए। अगर सोसाइटी है तो उसके नाम से होना चाहिए, कंपनी है तो उसके नाम से होना चाहिए। अगर इंडिविजुअल के नाम से है तो एलिजिबल नहीं होगा, राइट। तो इसमें जो है रजिस्टर्ड सोसाइटीज़, चैरिटेबल ट्रस्ट कंपनीज वुड हैव टू फर्निश, जो रिजोल्यूशन होता है दोस्तों इनका, जो ट्रस्ट और सोसाइटीज़ और कंपनीज़ का, इनके बिहाफ पे कौन साइन करेगा, कौन ऑथराइज सेक्रेटरी है या किसको ऑथराइज़ किया है, किसको पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है, वही जो है इसमें अंडरटेकिंग देगा उनके बिहाफ पे, राइट। विद रिगार्ड टू सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स बाय प्रोविजनली सिलेक्टेड कैंडिडेट, द टाइम लिमिट्स एज गिवन अंडर इंडिविजुअल एप्लीकेशन, इनके लिए भी जो है उतना ही टाइम लिमिट होगा जो इंडिविजुअल एप्लीकेंट के नाम से है। तो मेरे को लगता है इसमें क्लैरिटी हो गई होगी दोस्तों अब आपको। जो मैनेजमेंट की बात कर रहा है, रिटेल आउटलेट के मैनेजमेंट की बात कर रहा है, तो जो ये मान के चलती हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनी, जिसको हम डीलरशिप देंगे, जिसको हम अपॉइंट करेंगे, वो हर तरीके से जो है डिवोटेड होगा इसको काम को करने में, और जो है डे टू डे ऑफिसर्स को, डे टू डे जो अफेयर्स होते हैं, मैनेजमेंट के अफेयर्स होते हैं डीलरशिप के, उनको मेंटेन करेगा, राइट। तो इसका मतलब ये है कि ही एंड शी विल नॉट बी एलिजिबल टू टेक एनी एम्प्लॉयमेंट। इस पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों, बहुत स्पेसिफिक लिखा है, ही शी विल नॉट बी एलिजिबल टू टेक एनी एम्प्लॉयमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट का एम्प्लॉयमेंट हो, चाहे वो प्राइवेट का एम्प्लॉयमेंट हो, कहीं से जो है अपने जो इमाल्यूमेंट्स हैं, सैलरी है या उनके कोई भी उनका ग्रेटिफिकेशन उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। तो अगर मान लीजिए वो एम्प्लॉयमेंट में है तो उसको लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस के समय जो है एक रिजिग्नेशन देना पड़ेगा अपने एम्प्लॉयर को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट से पहले कि वो यहाँ पे काम कर रहा था, और वो एक अपॉइंटमेंट से पहले, नॉट LOI के पहले जो उसको रिजिग्नेशन का एक वहाँ पे लेटर देना पड़ेगा। ही विल नॉट बी कंटिन्यूइंग विद दैट कंपनी, राइट। फर्दर इन द टाइम ऑफ At the time of issuance of letter of appointment, the LOI holder will have to give notarized affidavit. जब उसे LOI मिलेगी दोस्तों तो उसके affidavit देना पड़ेगा, stating that she is not employed in private sector or is not drawing any salary, perks, emoluments from the state central government. Appendix 4 देना पड़ेगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। Appendix 4 आपको देना पड़ेगा कि आप कहीं से भी कोई सैलरी ड्रॉ नहीं कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर से या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर से, कहीं से ड्रॉ नहीं कर पा रहे हैं। और उसको ये भी कंफर्मेशन देना पड़ेगा दोस्तों कि टेन्योर ऑफ डीलरशिप में वो कहीं से भी सैलरी या किसी भी एम्प्लॉयमेंट को ज्वाइन नहीं करेगा, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे कहीं हो, कहीं से जो है सैलरी, पर्क्स, एमोल्यूमेंट को ड्रॉ नहीं करेगा। ये भी बहुत ध्यान देने वाली बात है। तो जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं आर्मी में हूँ, मैं अपने नाम से खोल सकता हूँ, दोस्तों नहीं कर सकते हैं, राइट। आपको वो इनफैक्ट छोड़ना पड़ेगा जब आपको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलेगा। मुझे लगता है बहुत क्लियर हो जाएगा, आपको क्लियर होना चाहिए। In the case of selected applicant or the member of his own their family unit as company owned company COCO service provider of any oil company family unit, अगर आपकी फैमिली यूनिट है, राइट, उस केस में भी जो है आप कोई भी LOA या LOI या LO को रखता है सेम नेम से आपकी फैमिली में, कोको में, तो उसको सरेंडर करना पड़ेगा डीलर अपॉइंट करने से पहले। अगर कहीं कोको चला रहा है किसी की फैमिली में तो उसको सरेंडर करना पड़ेगा और उसको डिक्लेयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोको भी चलाएं और इस वाले और नए अलॉटमेंट के लिए, नई डीलरशिप के लिए चले जाएं। दोस्तों यहाँ बहुत क्लियरिटी आनी चाहिए, मैंने पहले भी क्लियर किया है। जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे प्रोफेशनल्स हैं जो अपने लिए काम कर रहे हैं, किसी एम्प्लॉयर से सैलरी ड्रॉ नहीं करते हैं, अपने लिए खुद कमा रहे हैं, खुद ही कमाते हैं, खुद ही अपने आप को पैसा जनरेट करके देते हैं, वो रिटेल आउटलेट के लिए एप्लीकेबल है, वो नहीं माने जाएंगे, वो कहीं एम्प्लॉयड है, राइट।
तो सेल्फ एम्प्लॉयड जो है वो एम्प्लॉयड नहीं माने जाएंगे, वो अलाउड है, क्यों कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी ऐसा मानती है कि डे टू डे जो है वो अपने काम को कर सकते हैं। और जो नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेंट है दोस्तों, एंटिटीज़ हैं, उनको भी जो है अपने डे टू डे जो मैनेजमेंट है वो करने पड़ेंगे डीलरशिप के लिए, अपने अपने एम्प्लॉई रख करके जो है इनको करना पड़ेगा, राइट। इसमें दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, स्पाउस को एक को ओनर मान के चलते हैं। जो इंडिविजुअल एप्लीकेंट है अगर वो सोल प्रोप्राइटर की तरह कर रहा है तो उसका जो स्पाउस है, हिज या हर, अगर वाइफ के नाम से है तो हस्बैंड, हस्बैंड है तो वाइफ के नाम से, ये माना जाएगा कि उसको पार्टनर बनाया जाएगा और 50% ऑफ द शेयर दिया जाएगा। इसमें कोई दोस्तों पार्टनरशिप डीड की आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपको नीचे अभी क्लियर करता हूँ, बस एक माना जाएगा, कंपनी ऐसा मान के चल रही है। इन केस अगर वो मना करता है या कोई गेनफुली, जैसे मान लीजिए किसी का हस्बैंड कहीं एम्प्लॉयड है, लेडी आपके नाम से कर रही है, तो वो उसको पार्टनर नहीं बना सकती, वो डिनाई करेगा उस केस में। अगर वाइफ हस्बैंड के नाम से है और वाइफ कहीं काम कर रही है तो भी उसको पार्टनर नहीं बना सकता, राइट। तो इफ़ द एप्लीकेंट इज़ अनमैरिड, डाइवोर्सी, विडोअर एट द टाइम ऑफ इशुएंस ऑफ LOI, ही शी विल बी रिक्वायर्ड टू गिव अंडरटेकिंग। अगर वो विडो है, डाइवोर्सी है, अनमैरिड है, कोई अनमैरिड बच्चा है, मान लीजिए 23-24 साल का, वो अप्लाई करता है, तो उस केस में उसे वो देना पड़ेगा अंडरटेकिंग कि जब भी व्हेनेवर शी गेट्स मैरिंग, उसके मैरिड जब भी वो शादी करेगा तो उसके जो उसका पार्टनर है, स्पाउस है, उसको जो है पार्टनर बनाया जाएगा। अगर वो ऑलरेडी गेनफुली एम्प्लॉयड नहीं है या वो मना करता है कि मुझे इस बिजनेस में नहीं आना, राइट, तो स्पाउस विल बी कंसीडर्ड फॉर पार्टनरशिप इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी नीड टू सेटिस्फाई द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर डीलरशिप सेलेक्शंस। मैं इसे फिर रीड कर रहा हूँ, स्पाउस विल बी कंसीडर्ड फॉर डीलरशिप पार्टनरशिप इन द डीलरशिप इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी नीड टू सेटिस्फाई द, उसको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर एक एलिजिबल है और दूसरा स्पाउस उसका इनएलिजिबल है, तब भी उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा करने की ज़रूरत नहीं, बट वो स्पाउस होना चाहिए। आपको पार्टनरशिप और इसमें फ़र्क दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, राइट। मेरे को लगता है समझ में आ रहा होगा। स्पाउसेस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है, एक कंप्लाई कर रहा है, एक एलिजिबल है तो दूसरा अपने आप माना जाएगा। दे शुड फुलफिल द प्रोविज़न, मल्टीपल डीलरशिप्स नाम पूरे कर रहे हो, उन पर कोई ऑथराइज सिग्नेटरी ना हो, कोई टर्मिनेशंस ना हो, किसी डीलरशिप का कोई माल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व ना हो। इन केस द स्पाउस इज बीइंग मेड पार्टनर, द सेपरेट एफिडेविट, अगर स्पाउस को पार्टनर बनाया जा रहा है तो एक सेपरेट एफिडेविट जो है वो 10A के फॉर्म में अपेंडिक्स 10X में देना पड़ेगा, आप स्पाउस को देना पड़ेगा, अलॉन्ग विद द from the spouse. Proposed partnership deed and other necessary documents are to be taken before induction as a partner, issuance of LA, right। जब भी इंडक्शन होगा एज ए पार्टनर की तरह, इशुएंस ऑफ LO होगा, उस केस में जो है अपेंडिक्स 10A देना पड़ेगा और एक पार्टनरशिप डीड बनाई जाएगी। यानी कि स्पाउस को भी उसमें एक ये मान के चल रहे हैं नेचुरली इनहेंट्री की ये इसका जो है पार्टनर होंगे, राइट। जो रिकॉन्स्टिट्यूशन पॉलिसी है दोस्तों, वो इस तरह के स्पाउस को एज ए को-ऑनर के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी, इसका बहुत ध्यान रखिएगा दोस्तों, राइट। फॉर मेकिंग स्पाउस एज ए पार्टनर एज ए लेटर पर अपेंडिक्स 2A अलॉन्ग विद द एफिडेविट फ्रॉम द स्पाउस एज पर अपेंडिक्स 2B, ये दोनों देने होंगे। अवार्ड ऑफ LOI, नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन किया जाएगा रिस्पेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। इट विल बी कंप्लीटेड बाय द एप्लीकेंट्स प्रायर टू LOA, से पहले जो है उनको अपेंडिक्स 2A और अपेंडिक्स 2B देनी पड़ेगी डीलरशिप एग्रीमेंट से पहले, LOA के पहले। इन केस स्पाउस जो है आना नहीं चाहता इस बिजनेस में, एनी फॉर एनी रीजंस इंक्लूडिंग हर हिज नेम्स, गेनफुली एम्प्लॉयड है वो, एफिडेविट जो है उनको एज पर 2B शुड बी अपटेन, 2B उनसे ले लिया जाएगा, कभी फ्यूचर में जो है उसमें नहीं आएंगे फॉर द रिकॉर्ड, राइट। एप्लीकेंट्स आर नॉट परमिटेड टू एंटर इनटू पार्टनरशिप विद एनीवन अदर देन स्पाउस अंडर द, इस जो क्लास है, जो 7th क्लास है दोस्तों, एक को ओनर के लिए, बिकॉज इसमें बहुत इसको रिलैक्स कर दिया है, किसी और के लिए जो पार्टनरशिप का ये क्लास है केवल स्पाउस के लिए एप्लीकेबल है, किसी और के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है, राइट। तो इसमें जो बेसिक फैसिलिटीज़ रिक्वायर्ड फॉर द ऑपरेशन ऑफ डीलरशिप है, मतलब उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है उसकी हम बात करते हैं दोस्तों। जो ACC साइट्स होती हैं, CFS लोकेशंस में टाइप ऑफ साइट की बात कर रहे हैं, यहाँ पर B साइट की बात हो रही है, DC साइट है जो डीलर कंट्रोल्ड है। तो इसमें कौन सी फैसिलिटी कौन प्रोवाइड करेगा? जो CC साइट होती हैं दोस्तों, जो हमारी उसमें जो लैंड, बिल्डिंग्स, डेवलपमेंट ऑफ लैंड, एंट्री एग्जिट, डीएक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन लेन, सर्विस रोड, बाउंड्री वॉल, कंपाउंड वॉल, डिटेंशन वॉल एज पर OMC स्पेसिफिकेशन, दोनों ही केस में चाहे वो CC कैटेगरी हो चाहे CFS हो, एक
ए साइट्स के लिए और बी साइट्स के लिए डीलर को ही बना के देनी है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। जो लोग क्वेश्चंस पूछते हैं मैं CFS कैटेगरी में हूँ, मेरे को ये प्रिविलेज है कि नहीं है, नहीं है दोस्तों। जितने भी हमारे सी कैटेगरी वाले हैं, ए साइट्स वाले हैं, उनमें ही उनको भी बना करके देना है। जो CFS और CC कैटेगरी वाले हैं दोस्तों, टैंक्स, डिस्पेंसिंग यूनिट, साइनेजेस, ऑटोमेशंस, ऑयल मार्केटिंग कंपनी करती है। डीलर में भी जो DC साइट्स है उसमें भी यही करती है। जो सेल्स ऑफिस होते हैं, अंदर जो स्टोर रूम, टॉयलेट्स, इलेक्ट्रिकल रूम्स, वाटर कनेक्शंस होते हैं, ये ऑयल मार्केटिंग करती है CC में और CC साइट्स में। जो A साइट्स हैं और जो हमारी B साइट्स हैं, डीलर्स ओन वाली साइट हैं, DC साइट्स हैं, उसमें डीलर करता है। जनरेटर, इन्वर्टर का प्रोविज़न जो है दोनों ही केस में डीलर करते हैं, चाहे वो एक A साइट हो चाहे वो B साइट हो। कंप्रेशर, जो इलेक्ट्रिकल गेज है, एयर फिलिंग स्टेशंस, OMC डीलर, जो हमारी A साइट्स हैं उसमें दोनों के लिए प्रोविज़न हो सकता है। क्या अंडरस्टैंडिंग बनती है, ऑयल मार्केटिंग कंपनी भी कर सकती है, डीलर भी कर सकता है, लेकिन जो B साइट्स है उसमें ऑब्वियसली डीलर करता है। ड्राइवे जो है, जो हमारी CC साइट्स हैं, CFS है, उसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनी बनाती है। DC साइट्स हैं, जो B साइट्स है उसमें डीलर बनाता है। कैनोपी जो है हमारी CC साइट्स, A साइट्स, CFS में जो है दोस्तों MC बनाती है, दूसरी कैटेगरी में डीलर बनाता है। कस्टमर कन्वीनियंट की जो फैसिलिटीज़ होती हैं, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, मेंटेनेंस, नीट एंड क्लीनिनेस एटसेट्रा, दोनों केस में डीलर को करनी पड़ती है। तो जो लोग क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, CFS वाले को क्या करना है, CC वाले को क्या करना है, इस टेबल से उनको पूरा क्लियर हो रहा होगा, राइट। जो साइट स्पेसिफिक एडिशनल रिक्वायरमेंट है, जैसे पोल्यूशन PUC की फैसिलिटी है, कहीं स्टाफ रूम है, कहीं और स्टेशंस कहीं बनाना है, वो अपने आप जो है ऑयल कंपनी और डीलर जो है एज एप्लीकेबल अपने आप में कर लेते हैं। जितने भी फायर फाइटिंग के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, रिटेल आउटलेट पे स्टेचुरी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि इसमें तो उसमें जो है ये अपनी कॉस्ट पे ही डीलर को लगाने होते हैं। ट्रेंड स्टाफ को भी जो अपनी कॉस्ट पे लगाना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट जो है, अप्रॉक्सीमेट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज़, वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, जो ये होगी ना दोस्तों, जो लोग पूछते हैं कि क्या ये कॉस्टिंग कैसे निकली, तो अप्रॉक्सीमेट इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, फैसिलिटीज़ एंड वर्किंग कैपिटल, ये जितने एडवर्टीजमेंट है उसमें उन्होंने जो कॉस्ट लिखी ना दोस्तों, वहाँ से आती है ये, राइट। द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल अंडरटेक टू मेक अवेलेबल फंड्स रिक्वायर्ड फॉर द डेवलपमेंट। तो उसमें जो है आपको फंड्स का अरेंजमेंट करना पड़ेगा, वर्किंग कैपिटल का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा, यहाँ ये कहते हैं। तो जितने भी स्टेचुरी अप्रूवल हैं, NOCs हैं, लाइसेंसेज हैं, बहुत से लोग पूछते हैं मैं CFS में हूँ, कौन लाएगा, तो इसमें बहुत साफ लिखा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी जो है फैसिलिटेट करेगी CFS कैटेगरी वालों को, लेकिन लाने उन्हीं को ही हैं जा करके, राइट। तो LOI होल्डर विल कोऑर्डिनेट विद द कंसर्न स्टेचुरी बॉडी फॉर इशुएंस ऑफ ऑल रिक्वायर्ड NOC। जितने अप्रूवल्स हैं दोस्तों, लाइसेंसेज हैं, वो सारे LOI होल्डर को ही लाने होते हैं। ये बहुत क्लियर इसमें लिखा हुआ है। पर CFS कैटेगरी में कुछ जो है उनको वो रिफंड हो जाता है। लाइसेंस फ़ी दोस्तों, इन्वेस्टमेंट जो RO की तरफ बनता है, जो OMC करती है, लाइसेंस फ़ी जो किलोलीटर पे जो बेसिस होती है डीलर के लिए, जो एप्लीकेबल होती है टाइम टू टाइम। जो A क्लास साइट्स हैं, बेसिकली CC साइट्स हैं, जो कॉर्पस फंड स्कीम में बनी है SC/SC कैटेगरी के द्वारा, उनमें लाइसेंस फ़ीस इंक्लूडिंग GST जो होती है वही होती है। पेट्रोल के लिए ₹435.83 पर किलोलीटर, डीजल के लिए 363.19 किलोलीटर, राइट। तो जो B साइट्स होती हैं, DC साइट्स होती हैं, उसमें ये लाइसेंस फी बहुत कम होती है दोस्तों, लगभग उसकी आधे से भी कम इसमें देखने से आपको लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि सारा इन्वेस्टमेंट जो B साइट्स होती हैं इसमें जो डीलर होता है वो करता है, और जो हमारी A साइट्स होती हैं उनमें सारा का सारा इन्वेस्टमेंट ऑयल मार्केटिंग कंपनी करती है, तो इसलिए उसमें लाइसेंस फ़ी ज़्यादा होती है, इसमें लाइसेंस फ़ी कम होती है। तो जो हमारी B साइट्स होती हैं DC, उसमें पेट्रोल के लिए 196.51 यानी कि 196 रुपये 51 पैसे, और डीजल में 163 रुपये 76 पैसे, राइट। तो ये जो CFS कैटेगरी में जो इस फाइनेंसिंग के पार्ट हैं कि उनको लोन मिल जाता है, 11 मंथ के बाद उनको चुकाना पड़ता है, और उनको जो वर्किंग कैपिटल का असिस्टेंस मिलता है दोस्तों, मैक्सिमम 18 किलोलीटर MS के लिए और 18 किलोलीटर HSD के लिए मिलता है। इन दोनों की रिक्वायरमेंट को सेपरेटली जो है कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सब, एक तो जो ऑयल मार्केटिंग कंपनी होती है उस पूरी साइट डेवलप करके देती है, सब कुछ करती है, उन पर उनको वर्किंग कैपिटल में असिस्टेंस भी देती है, राइट। और उनको जो है ऑपरेशन साइकिल 7 डेज़ का जो होता है उसके लिए उनको जो है प्रॉपर मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लैंडिंग रेट जो 1% होता है पर एनम, और 11% पर एनम, विच एवर इज़ लोअर। इसके बाद जो उसको जो है रिकवर करते हैं 100 मंथली इंस्टॉलमेंट्स पे,
12वां महीने तक कुछ नहीं होता, 13वें महीने में कमीशनिंग के बाद जो होता है उसके बाद उनको 100 जो है मंथली इंस्टॉलमेंट पे करते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं CFS कैटेगरी वालों को। मुझे लगता है इसमें बहुत सारी क्लियरिटी दोस्तों आ रही होगी। तो डिस्क्वालिफिकेशंस की भी हम इसमें बात नहीं करेंगे। अब हम इसमें दोस्तों बात करते हैं कि किस उसमें जो है हमें कैसा सर्टिफिकेट चाहिए। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारी जो नॉन रिफंडेबल फ़ी है दोस्तों, हमारी जो उसमें जमा होनी है इंक्लूडिंग ऑफ GST, तो जो हमारे रेगुलर आ रहे हैं उसमें SC STs को 3000 देने हैं, ये वहीं एडवर्टीजमेंट में ही आएगा। OBC कैटेगरी वालों को 5000 देने हैं रेगुलर में, और जो अदर लोकेशंस है उसमें 10,000 देने हैं। ये उसकी फ़ीस है दोस्तों। तो रेगुलर ROs का मतलब जो सिटी में, अर्बन एरिया में, स्टेट हाईवेज़ पे हैं, सेमी अर्बन में है या नेशनल हाईवेज़ में, रेगुलर RO के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा फ़ीस है वो ये है। रूरल RO में भी SC STs और OBC को बहुत बेनिफिट है दोस्तों। SC STs को केवल 2500 देने हैं, OBC वालों को केवल 4000 देने हैं, और जो अदर लोकेशंस हैं उसमें 8000 देने हैं। यानी कि रेगुलर ROs की फ़ीस ज़्यादा है, एप्लीकेशन फ़ीस, रूरल RO की जो है कम है। बट SC STs के लिए सबसे कम है, OBC के लिए नेक्स्ट स्टेज है, और ओपन कैटेगरी वालों के लिए सबसे ज़्यादा जो इसमें इनको जो है वो करना है, पेमेंट करना है। तो दोस्तों मैं एक समरी में आपको ये बता देता हूँ कि तो ये दोस्तों एक समरी है जहाँ पर ये कहता है SC ST कैटेगरी जो है डॉक्यूमेंट्स की जो समरी है उसमें कहता है अपेंडिक्स हमें चाहिए 6 SC ST के लिए। SC ST CC1 कैटेगरी वालों के लिए ये, क्योंकि इसमें जो है हमारे वही एलिजिबल लोग आएंगे जिनकी हमने बात की थी, वो यहाँ पे आएंगे, हमारे पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयज़ और वो सब इसमें आएंगे हमारे इसमें CC1 कैटेगरी में। तो उनको अपेंडिक्स 6 देनी है, इनको जो है 8 देनी है, और सर्टिफिकेट देना है पेंशन वगैरह का, डिस्चार्ज सर्टिफिकेट देना है, ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। SC STs है, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, तो 6 9A/9B और /9C इनको इनमें से कोई ना कोई देना है। ये मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था वहाँ पे। OBCs वालों को जो है 7A और उनको जो है 7B देना है, ये क्लियरिटी है। OBC CC1 कैटेगरी वालों को 7A 7B और सर्टिफिकेट ऑफ डिस्चार्ज आर्डर जिस तरीके से जहाँ से हो। OBC फिजिकली हैंडीकैप्ड वालों को 7A 7B, उसके बाद 9A 9B 9C, ये जैसे ऊपर देना था वैसे इनको देना है। ओपन CC1 कैटेगरी वालों को, जो ओपन कैटेगरी वालों हैं उनके लिए अपेंडिक्स 8 और जो उनके पेंशन ऑर्डर्स वगैरह हैं या सर्टिफिकेट है वहाँ से डिस्चार्ज का, वो उनको देना है। ओपन C2 कैटेगरी में सर्टिफिकेट एप्लीकेबल एज फॉर OSP, जो हमारे आउटस्टैंडिंग हमारे परफॉर्मर्स हैं, जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उनके लिए जो है उनको सर्टिफिकेट देना है। इनमें कोई अपेंडिक्स नहीं है, इसका बहुत ध्यान रखना। ओपन कैटेगरी में जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं उनको 9A 9B 9C देना है। पार्टनरशिप वालों को ड्राफ्ट पार्टनरशिप डेट देनी है एज एप्लीकेबल अंडर पार्टनर, एज एप्लीकेंट्स अंडर पार्टनरशिप्स के लिए। इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स के लिए अटेस्टेड कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। नॉन इंडिविजुअल जो एप्लीकेंट हैं उनको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना है, अपना इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट देना है जो उनकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उससे लेकर के। नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेंट्स में जो है उनको देना है ये 3 साल की फाइनेंशियल जो है अपनी वो देने हैं, लॉस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देने हैं, बैलेंस शीट देनी है। अगर उनको कहीं लॉस हो रहा है 3 साल में तो अलाउड नहीं होंगी, जैसे मैंने पहले कहा, बट एक क्लॉज एप्लीकेबल नहीं होगा PACs के लिए। नॉन इंडिविजुअल एप्लीकेंट में अथॉरिटी लेटर रिजोल्यूशन देना पड़ेगा इन द नेम ऑफ ऑथराइज पर्सन, जिसकी हम पहले ही बात कर चुके हैं। SKO डीलर में प्रूफ ऑफ एलोकेशंस ऑफ लेस देन 75 किलो लीटर पर मंथ उनको ये देना पड़ेगा, तभी जो उसके लिए ये अपने एलिजिबल हो। हमने इस वाली वीडियो में देखा कि किस तरीके के सर्टिफिकेशन हमें कहाँ चाहिए, किस अपेंडिक्स को हमने किस में लगाना है। क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही तो मैंने इसको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है। मैं सोच रहा था कि इसमें आपको मैं उनको अपेंडिक्स को भी एक्सप्लेन करूँगा कैसे भरना है और क्या करना है, बट मुझे लग रहा है वीडियो बहुत लंबी हो रही है क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें डिटेल में समझानी पड़ रही हैं, क्योंकि आपकी तरफ से इंक्वायरीज़ ही दोस्तों वैसी आ रही हैं। तो अपेंडिक्स को बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होती है तो प्लीज़ आप कमेंट करना मत भूलिए। टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, आप यूट्यूब पे कमेंट करिए, उसका भी रिप्लाई दिया जाएगा। आप जो है इंस्टाग्राम पे भी आप पोस्ट कर सकते हैं क्योंकि उस पर भी अब जो है अवेलेबल हैं, उस पर भी आपको रिप्लाई दिया जाएगा। और आप कुछ लोग अगर हमारे साथ जो जुड़े हैं उसमें प्रीमियम मेंबरशिप में उनको 1-to-1 सपोर्ट
करने का पूरा प्रयास हो रहा है कि उनको फॉर्म कैसे भरना है बताया जाए। तो अपेंडिक्स को दोस्तों मुझे लगता है कि मैं अब नेक्स्ट वीडियो में ही आपको एक्सप्लेन कर पाऊँगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे लगता है अपेंडिक्स के लिए मैं एक सेपरेट बना दूंगा। मैं चाह रहा था कि इसी में करूं, बट नहीं हो पा रहा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है और मुझे लगता है कि इसको बहुत ज़्यादा खींचना ठीक नहीं है। पर मुझे लगता है कि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई होगी कि किस तरह की अपेंडिक्स कहाँ से उठानी है। और मैं आपको ये चीज़ें इसलिए आपको ब्रोशर्स में से देख के समझा रहा हूँ कि आप जब इसे को रिलेट करें तो आप प्रॉपरली को रिलेट कर पाएँ कि किस अपेंडिक्स को कहाँ डिस्कस किया था, कहाँ वीडियो में एक्सप्लेन किया था। तो मुझे लगता है कि थोड़े बहुत आपके कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर हो रहे होंगे। हालांकि मैंने बहुत जल्दी में वीडियो बनाई है कि बहुत थोड़ा सा टाइम बचा लूं, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि कम्युनिकेशन में क्लियरिटी ना आए। तो प्लीज़ आप उसको हमें जो है कमेंट्स करके पूछ सकते हैं या टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ सकते हैं। और मैं आपसे फिर वही रिक्वेस्ट करूँगा, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, आपको कुछ ना कुछ नॉलेज दे रही है, आपको फॉर्म भरने से पहले कॉन्फिडेंस दे रही है, तो आप औरों को भी शेयर करिए सो दैट उनमें भी ये नॉलेज स्प्रेड हो और वो भी उसका फ़ायदा ले सकें। ऑन एंड ऑफ द डे गलती नहीं होनी चाहिए। मेरा इंटेंट तो ये है कि आप लोगों से इस बार गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए इतनी मेहनत करके आपके लिए वीडियोस बनाई जा रही हैं। और अगर गलती आपसे ना हो तो कोशिश करिए जो दूसरे एप्लीकेंट हैं उनसे भी ना हो, तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों, और हमारे चैनल का पर्पस पूरा हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच बीइंग ऑन दिस प्लेटफॉर्म। प्रदीप खरबंदा साइनिंग ऑफ।